हमारी सरकार ने, राष्ट्रीय जो केला अनुसंधान केंद्र है, उनने भी एक किस्म का जो उन्नतशील किस्म का चयन करके निकाला है, उसका नाम है उद्यम। इसके भी पौधे हमें उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब है वहाँ पर, और इसमें अगर किसान भाई अगर बताएं कि उनको लगाना है, अगर वो प्लान करें तो हमको अगर आदेश उसके बारे में बता दें तो हम 1 साल इनकी पूरी, जैसे कि मैंने बात किया कि 10 महीने इसको बनाने की प्रक्रिया लगती है, तो अगर वो पहले बता दें तो हम उसके भी किस्म के पौधे हम बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हमको आवश्यक जो पौध सामग्री है पौधा बनाने के लिए, जो कंद है या पौधे हैं हमारे पास उपलब्ध है। उसके अलावा ग्रेड 9 में भी जो है G9 किस्म है, उसमें भी जो कैवेंडिश ग्रुप है उसमें भी 3-4 इजरायली क्लोन हैं, जिसमें कि जेली, जॉर्डन और विलियम्स, ये 3 किस्म भी केवल और केवल हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब में उपलब्ध है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, रबी का मौसम है और रबी में फसल लगाने से पहले 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक, आपकी भूमि की तैयारी कैसी है, और दूसरा, मिट्टी परीक्षण करके यह जान लेना चाहिए कि आपकी भूमि में किन चीज़ों की किन तत्वों की, पोषक तत्वों की कमी है। और उसके बाद में रासायनिक खाद, जैविक खाद, गोबर खाद और सूक्ष्म तत्व प्रबंधन के द्वारा मिट्टी की स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि फसल अच्छी हो। साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल चंद्राकर। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, विषय के संबंध में आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800 233 9418।
आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले रबी फसल में ये ज़रूरी होता है कि भूमि की तैयारी अच्छी हो ताकि हमारी फसल अच्छी हो। तो हमारे किसान भाइयों को रबी फसल में भूमि की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? जी मैडम, देखिए जैसे कि अभी किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई में अभी लगे हुए हैं जी, और उसके पश्चात हमको अभी समय कम मिलता है थोड़ा सा, तो उसको हमें पूरा उसका सदुपयोग करना है। और इसके लिए किसान भाई जैसे ही खरीफ फसलों की कटाई होती है तुरंत वो कल्टीवेटर चलाएं उसमें और खेत की जुताई कर लें एक बार। उसके पश्चात 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जो है उसकी अनुशंसा की जाती है जी। तो गोबर की खाद का किसान भाई एक बार उपयोग कर लें खेतों में और दोबारा ट्रैक्टर चलाकर उसको अच्छे प्रकार से खेत में उसको मिला लें। जी जी। और एक काम और किसान भाइयों को करना है कि पाटा अवश्य वो खेतों में चला लें। अच्छा, क्योंकि जो भूमि की नमी है उसको हमको संरक्षित करना आवश्यक है। और जी, इस नमी का जो है हम उपयोग कर सकते हैं। हमारी जो अभी रबी की फसल लगेगी उसमें हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, जो अंकुरण में और आगे जो फसल अवधि है उसके दौरान ये हमारे काम आएगी। जी जी। सर, आपने बताया कि अभी जैसा कि हमारे किसान भाई खरीफ की फसल कटाई में लगे हैं तो खेतों में पैरा होता है। ये पैरा या पराली का प्रबंधन भी अगली फसल लेने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए? जी हाँ मैडम, देखिए इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उसने जो पैरा को जलाने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है जी। और इसके लिए किसान भाई उसका सही ढंग से प्रबंधन भी कर सकते हैं जी। और अगर पैरा जलाते हैं तो उसके तो काफ़ी सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जब हम किसान भाई पैरा में आग लगा देते हैं तो जो मिट्टी में सूक्ष्मजीव जो पाए जाते हैं, जो मृदा को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं और जो बहुत सारे पदार्थ हैं उनको अपघटित करते हैं और उसको खाद के रूप में बदलते हैं, वो सारे जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी। उसके अलावा वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या आती है पराली को जलाने से। तो इन समस्याओं से अगर निजात पाना चाहें किसान भाई तो कुछ उपाय कर सकते हैं जी जी। और छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है उसके सभी जिलों में कृषि अभियांत्रिकी विभाग की स्थापना की गई है जी हाँ। ये जो विभाग है वो कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये विभाग आता है जी जी। वहाँ पे बेलर मशीन उपलब्ध होता है। अच्छा। उनके पास ट्रैक्टर चलित ये मशीन होती है जी और जी। इसका उपयोग करके किसान भाई, जैसे अभी हार्वेस्टर से किसान भाई फसलों की कटाई करेंगे जी। और उसके बाद जो पैरा लंबे आकार का पैरा छूट जाता है वो खेतों में पड़ा रहता है जी। उसको बेलर के ट्रैक्टर ऑपरेटेड ये बेलर मशीन होती है और बेलर को खेत में चलाकर किसान भाई जो पैरा खेत में फैला हुआ है जी। उसको वो बंडल के रूप में बदल सकते हैं। अच्छा। और प्रति एकड़ लगभग 80 से 90 बंडल ये तैयार हो जाता है। लगभग 2 से 2.5 घंटे का इसमें समय लगता है। अच्छा। और 12 से 15 एक साथी का फोन है, पहले हम सुन लें। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ, वल्लभ साहब और मैडम रायगढ़ से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं वल्लभ जी आप? जी आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जैसे हम अपनी मिट्टी परीक्षण करवाना चाहते हैं तो ये कहाँ और इसके लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए मैडम? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहते हैं सर ये? जी हाँ वल्लभ जी, देखिए मिट्टी का परीक्षण आप कराना चाहते हैं तो काफ़ी आसान है ये। आपको मृदा नमूना अपने खेत से पहले लेना पड़ेगा और इसके लिए हमको कुछ जो बातें हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अभी खरीफ की फसल के पश्चात भी हम मृदा का नमूना जो है वो एकत्र कर सकते हैं जी जी। तो जिस जगह से आप नमूना लेना चाहते हैं उसको अच्छे प्रकार से उस जगह की सफाई कर लें। जो फसल के अवशेष हैं या ठूठ हैं उसको वहाँ से हटा लें अपन जी जी। और उसके पश्चात 6 इंच या 15 सेंटीमीटर के आकार का, हम अंग्रेजी के भी आकार का गड्ढा बना लें जी जी। वहाँ से हम मृदा का नमूना ले लें जी। और जैसा आपने पूछा कि हमको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो इसमें सिर्फ आपको किसान का नाम देना है, किसान का नाम, पिता का नाम, आप किस जगह पे रहते हैं, आपने पिछली फसल क्या लगाई थी, आगामी फसल आप क्या लगाना चाहते हैं जी जी। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है GPS कोऑर्डिनेट उसमें लगता है। आजकल स्मार्टफोन का चलन है और गूगल के प्ले स्टोर में हम जाके
GPS कोऑर्डिनेट नाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें जी। और जहाँ से हमने नमूना लिया है उस स्थान पर हम जाकर खड़े हो जाएं तो अक्षांश और देशांश में वो हमको जो कोऑर्डिनेट है वो मिल जाता है। उसको हम एक छोटे से पर्चे में जिसमें हमने जानकारी भरी है उसमें वो भर दें सारी जानकारी, और उसके पश्चात एक साफ पॉलीथीन में हम अपना जो सैंपल है आधा से 1 किलो हम सैंपल ले लें, उसको पॉलीथीन में डालकर मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशालाएं हैं आजकल ब्लॉक स्तर में भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है कृषि विभाग में, वहाँ हम अगर अपना नमूना ले जाकर दे देते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में जो हमारा परीक्षण का परिणाम है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जी जी सर, ये आपने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात की, इसका उपयोग किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं? मैडम, ये एक प्रकार से मैं कहूँगा कि संजीवनी है अभी किसान भाइयों के लिए जी। और इसके द्वारा किसान भाई संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करके अपने जो फसल है उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, कीट और रोग उसमें कम लगेंगे। एक कंप्लीट पैकेज है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। अच्छा। और उसमें 12 अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जो जानकारी उपलब्ध होती है कि हमारे जो खेत की मिट्टी है उसमें ये पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन, स्फूर, फास्फोरस और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज। सर, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जय जोहार। जय जोहार। आप अपना परिचय दीजिए और प्रश्न। जय जोहार, भागवत निर्मलकर की तरफ से। अच्छा, नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं निर्मलकर जी? जैसे कि अभी जी रबी के फसल में जी हमारा भूमि की तैयारी कैसे करना है चना बोए पर? अच्छा, चना और गेहूं खेती करना है हमारा। अच्छा अच्छा। और उकर लिए कौन कौन से तत्व डालना है, कहा करना है, ये संबंध में विस्तृत जानकारी देहो ताकि हमारा अभी रबी फसल की तैयारी बा जी, चना गेहूं दोनों फसल लेना है तो हमारा अच्छा उपज मिल जाए, ये संबंध में जानकारी देहो जी। अच्छा सर, बताइए। जी हाँ निर्मलकर जी, जैसा कि अपन अभी चर्चा भी कर रहे थे, जैसे ही अभी आप धान की फसल या जो भी फसल आपने लगाई है उसकी कटाई करेंगे तो खेत में आप बतर की स्थिति को देख लीजिए, और जैसे ही बतर आता है तो आप कल्टीवेटर के द्वारा एक जुताई पहले बार कर लें, उसके पश्चात गोबर की खाद उसमें आप एक बार डाल दें और उसको अच्छे प्रकार से फैलाने के पश्चात आप दूसरी बार उसमें जुताई कर दें। जुताई इसलिए करें ताकि जो गोबर की खाद आपने डाली है वो अच्छे प्रकार से खेत में मिल जाए, और अगर ढेले बनने की स्थिति आती है तो एक बार आपको रोटावेटर भी उसमें चलाना पड़ेगा। इसके पश्चात पाटा जरूर चलाएं ताकि जो भूमि की नमी है वो संरक्षित हो जाए, और इस प्रकार से आप तैयार करके खेत को तैयार करके फसलों की उसमें बुआई कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन का थोड़ा सा आपको चने में ध्यान रखना पड़ेगा, स्प्रिंकलर के माध्यम से या सीपेज पद्धति के द्वारा आप जो चना है उसमें आप सिंचाई उसको देंगे। जी जी सर, आपने बताया कि मृदा परीक्षण से ये पता चल जाएगा कि उसमें मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, तो समन्वित पोषक प्रबंधन किस तरह से किया जाए? मैडम देखिए, अभी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और किसान भाइयों को इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि भूमि की जो उर्वरा शक्ति घट रही है उसको हमें निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड हम फसलें ले रहे हैं और उर्वरकों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, जिससे भूमि जो है हमारी उपजाऊपन उसमें थोड़ी कमी आ रही है। जी हाँ, और साथ ही जल धारण क्षमता उसकी कम हो रही है, रंध्राकाश कम हो रहे हैं। तो अगर हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का उपयोग करते हैं, इसमें हमें ये करना है कि हम जो पोषक तत्व फसलों को प्रदान करते हैं उसकी जो 75% मात्रा है उसको हम उर्वरकों के माध्यम से फसलों को प्रदान करें, और जो 25% मात्रा है उसको हम जैविक खाद के माध्यम से, जैसे कि गोबर की खाद है या केंचुआ खाद है या जो नाडेब कंपोस्ट है, या बीज उपचार में हम जो कल्चर उपयोग करते हैं राइजोबियम, इसके द्वारा भी मृदा उपचार करके, या पीएसबी के द्वारा हम मृदा उपचार करके हम उसको मिट्टी में मिला दें। और इस प्रकार से जब हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का उपयोग करते हैं तो हमारी खेत की मृदा भी सुधरती है, जल धारण क्षमता उसकी बढ़ती है, और पोषक तत्वों का जो भरपूर उपयोग है फसलें कर पाती है, और हमें लाभ भी इससे अधिक प्राप्त होता है। जी जी, आपने बताया कि बीज का उपचार कर लेना चाहिए बुआई के पहले, तो ये बीजोपचार किस तरह से किया जाए? देखिए, बीज उपचार का भी एक तरीका होता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि
एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि बीजों का ये टीकाकरण है। अच्छा। अगर हम बीज उपचार कर दें तो आगे आने वाले भविष्य में पूरी फसल अवधि के दौरान जी। हम अपने फसलों को कीट व्याधियों से, रोगों से हम बचा सकते हैं। जी। और इसका तरीका ये होता है, इसको FIB कहा जाता है, फंजीसाइड यानी फफूंदी नाशक के द्वारा हम पहले बीज उपचार करेंगे, जिसमें कार्बेंडाजिम 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम उपचारित कर लें। उसके पश्चात आई से होता है इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक के द्वारा हम उसको उपचारित कर लें। और तीसरा जो बायो फर्टिलाइज़र होता है या जैव उर्वरक, उसके द्वारा हम अगर अपने बीजों को उपचारित कर लेते हैं, जिसमें हम राइजोबियम, PSB इन जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, तो हमारा जो बीज है पूरी तरह से समझ लीजिए उसका टीकाकरण एक हो जाता है। और उसके पश्चात जब हम उसकी बुआई करते हैं तो बहुत सारे मृदा जनित जो रोग होते हैं उससे भी हम सुरक्षा मिलती है फसलों को, और बाकी कीट व्याधियों में भी हम फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। जी। सर, किसान भाई ज़्यादातर उर्वरक में DAP का उपयोग करते हैं, तो DAP खाद जो है महंगी बहुत है, तो इसका कोई विकल्प है जो हमारे किसान भाई लेकर सस्ते में अपनी कृषि का कार्य कर सकें? देखिए, DAP अभी किसान भाइयों को लगभग 1200 रुपये प्रति बैग के हिसाब से उपलब्ध हो रहा है। और फॉस्फेटिक जो उर्वरक हैं या स्फूर वाले जो उर्वरक हैं, इसके साथ एक समस्या ये है कि हम जब इसको फसलों में प्रदान करते हैं तो इसका सिर्फ 20 से 25% ही हमारी फसलों को मिल पाता है। अच्छा। और बाकी जो इसकी मात्रा है वो ज़मीन में अघुलनशील अवस्था में ये पड़ा रहता है, फिक्स हो जाता है, जो कि एक तरह से हम कहें कि क्षति होती है इसकी। तो इसके लिए इसके विकल्प के रूप में तो सबसे पहले हम PSB जैव उर्वरक का उपयोग करें। जैसे अभी हमने खरीफ की फसल में धान या जो भी फसल लगाई हुई थी, और उसके पश्चात जैसे अगर हम गेहूं लगाना चाहते हैं या चना लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम PSB जैव उर्वरक के द्वारा जो बीज उपचार कर दें इसका, तो पिछली फसल में जो हमने DAP उपयोग किया था उसका लगभग 25 से 30% अभी हमारी फसलों को उपलब्ध हो जाएगा। ये एक माध्यम है। उसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का किसान भाई उपयोग करें, क्योंकि इसका मूल्य भी कम है और इसमें 16% जो स्फूर है वो पाया जाता है। साथ ही अगर किसान भाई 1 बोरी DAP का उपयोग करते हैं, उसके बजाय वो 2 से 2.5 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करें, तो वो भी किसान भाइयों को सस्ता पड़ेगा। और उसके अलावा इस तरह से वो अच्छा उसका उपयोग करके DAP का विकल्प के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कृषि काश्त कम करने की, तो इसमें प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक साधन कौन कौन से अपना के हमारे किसान भाई इसकी अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा पहले से प्रचलन है कि उतेरा की फसलें हम लगाते हैं जी। और अभी भी ये प्रचलन बना हुआ है। और उतेरा में हम ज़्यादातर तिवड़ा या छोटी मटर इस तरह की हम फसलें लेते हैं, और ये दलहनी फसलें होती है ये उतेरा की फसलें, और ये प्राकृतिक रूप से इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है जी। और ये इस ग्रंथियों में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको ये प्राकृतिक रूप से ये स्थिर करके, अवशोषित करके हमारी मृदा को और फसलों को ये प्रदान करते हैं। तो इसका किसान भाइयों को उतेरा के रूप में ज़रूर अपने खेतों में फसल को लगाना चाहिए। अगर किसान भाई असिंचित स्थिति में भी खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, तो जो नमी है, जो संरक्षित नमी है, उसका उपयोग करें। किसान भाई फसल कटाई के पहले बीजों को छिड़क दें। जैसे तिवड़ा अगर किसान भाई लगाना चाहते हैं तो बीजों को वो खेतों में डाल दें, और वो जब अंकुरित होगा और पौधा बनेगा तो उसकी जड़ें जब विकसित होगी तो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करेगी और मृदा की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से वो बढ़ाएगी। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इसका उपयोग करना चाहिए। जी जी सर, एक फ़ोन पहले सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, संतोष जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, आप अपना प्रश्न दोहराइए, हम नहीं सुन पाए आपको। सर आप कुछ समझ पाए? क्लियर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार फिर प्रश्न पूछिए।
माफ़ कीजिएगा, हम आपको स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो उत्तेरा की फसलों को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है और जैसे तीवरा की हमारे पास इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने काफ़ी अच्छी किस्में विकसित की है। जी जी। जिसके माध्यम से तीवरा में एक तत्व पाया जाता है ODAP, जो एक विषैला तत्व होता है और जी जी। जिसकी अधिकता से बहुत सारे रोग और व्याधियाँ आती हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसी किस्में निकाली है जिसमें ये जो तत्व है उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है और इसको किसान भाई लगा सकते हैं। जी। तो इसमें किस्म है रतन या महातीवड़ा या प्रतीक, इनका किसान भाई उपयोग करें और जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और फसल उत्पादन भी वो प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। सर रबी फसलों में पोटास की कितनी आवश्यकता होती है, कितना ज़रूरी है पोटास डालना और कब कब डालना चाहिए किसान भाइयों को? जी हाँ, देखिए पोटाश एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और हर फसल में इसका उपयोग करना चाहिए। जी जी। और मृदा में ये मध्यम से अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। फिर भी किसान भाइयों को इसका उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि पोटाश का जब किसान भाई उपयोग करते हैं तो ये उसकी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको और साथ में जल धारण ये क्षमता जो होती है पौधे की उसको ये बढ़ाता है। एक तरह से वो उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित कर देता है। जी जी जी। और उसके पश्चात अगर कभी सूखे की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में पोटाश जो पोषक तत्व है वो पौधों को शक्ति प्रदान करता है ताकि वो सूखे की स्थिति से वो निपट सकें। इसलिए किसान भाइयों को पोटाश उर्वरक जरूर उपयोग करना चाहिए और ऐसे भी एक मुख्य पोषक तत्व के रूप में इसको स्थान दिया गया है। जी जी जी। सर अभी जैसे गौठानों में ये सुपर कंपोस्ट और ये वर्मी खाद जो बन रही है वो और हरी खाद, ये कितनी उपयोगी है रबी की फसलों में और इसका कब कैसे प्रयोग किया जाए? जी हाँ, देखिए जैसे वर्मी कंपोस्ट है या सुपर कंपोस्ट है, इसका भी किसान भाई अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं और इनको उपयोग करने का सही समय जो है वो खेत की तैयारी के समय इसको किसान भाई अपने खेतों में उपयोग करें। जी। जैसे कि मैंने बताया कि खेत की जुताई कर लें पहले और उसके पश्चात इस जो खाद है उसको अच्छे प्रकार से फैलाकर दोबारा जुताई कर दें, जिससे ये खाद है जो है वो मिट्टी में अच्छे प्रकार से मिल जाएगा और पाटा चलाकर खेत को वो तैयार कर लें। जी जी। सर रबी फसल लेने के लिए हमारे किसान भाई किस तरह से प्रयास करें कि उनका उत्पादन अधिक हो, इस संबंध में आप क्या किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि खेत की तैयारी वो अच्छे से करें, साथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करते हुए वो जो खाद एवं उर्वरक है उसका प्रबंधन करें। किसान भाई अगर किसी कारणवश मृदा का परीक्षण नहीं करा पाए होंगे तो संतुलित और मात्रा में और अनुशंसित मात्रा में जो उर्वरक है उसका उपयोग करें। अनुशंसित जो मात्रा है उसको जानने के लिए कृषि दर्शिका या कृषि पंचांग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली जाती है, उसके माध्यम से किसान भाई उसको जान सकते हैं। निदा नियंत्रण समय पर करें, सिंचाई का प्रबंधन समय पर करें, बीज उपचार अवश्य करें किसान भाई। तो इस प्रकार से किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और खेती की लागत में भी उनके कमी आएगी। जी सर, आपने नींदा नियंत्रण की बात की, तो नींदा बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कौन कौन से नींदा नियंत्रण के उपाय करने चाहिए किसान भाइयों को? किसान भाइयों को तो देखिए जैसे 30 से 35 ये जो रबी की जितनी भी फसलें हैं उसमें 30 से 35 दिन तक हमको नींदा जो है नियंत्रण करने की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इनकी बढ़वार अधिक हो गई तो फिर फसलों को नुकसान होता है, उत्पादन में बहुत कमी आती है। तो इसके लिए किसान भाई सबसे पहले हैंड हो या साइकिल व्हील हो है उसका उपयोग करके जो नींदा है उसको निकाल लें। जी। एक चीज़ और करें किसान भाई कि जब फसलों की बुआई करते हैं तो पेंडिमेथिलीन दवा का वो छिड़काव करें। जी। फसल बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर इस दवा का हमको छिड़काव करना है और जब किसान भाई इस दवा का छिड़काव करें तो फ्लैट फैन नोज़ल का उपयोग करें और उल्टे चलें किसान भाई। जैसे स्प्रेयर उन्होंने पीठ में लिया हुआ है और स्प्रे करते हुए सामने की ओर नहीं बढ़ना है, उनको पीछे की ओर जाना है। अच्छा। उसका कारण ये है कि ये जो दवा है वो एक परत जमीन में बिछाती है। अच्छा। परत के रूप में, और जब अगर किसान भाई आगे की ओर चलेंगे तो परत टूट जाएगी। अच्छा। जिससे जो है खरपतवार के बीज अंकुरित होंगे और वो पूरी तरह से दवा काम नहीं करेगी। तो इसका उपाय ये है कि किसान भाई पीछे की ओर चले पेंडिमेथिलीन दवा का छिड़काव करते हुए, और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलता है। इसके पश्चात वो निदाई करें, इस प्रकार से वो फसलों की सुरक्षा कर सकता है। जी जी। डॉक्टर चंद्राकर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।